A very good afternoon to all of you. Today we will see our next chapter, that is physiological parameters. इस चैप्टर में आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, जो बायोकेमिकल एस्टिमेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, आप जो भी ब्लड टेस्ट करवाते हो, जो भी यूरिन टेस्ट करवाते हो, जो भी स्वैब टेस्ट करवाते हो, जो भी एक्सरे टेस्ट करवाते हो, जो भी आप अपने बॉडी रिलेटेड किसी भी चीज़ की या आपकी बॉडी का कोई भी सैंपल आप एनालिसिस के लिए देते हो, तो वो हम क्या चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप ल्यूकोसाइट्स चेक कर रहे हो, अगर वो कम है, वो ज़्यादा है, उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, एडल्ट्स में उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, मेल में उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, फीमेल में कितनी होनी चाहिए, इन्फांट्स में कितनी होनी चाहिए, चिल्ड्रंस में कितनी होनी चाहिए, और वो ज़्यादा रहा तो कौन सी डिसीज़ हो सकती है, कम रहा तो कौन सी डिसीज़ हो सकती है हमको. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो हमको ये चैप्टर जो है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आप सब क्या हो, एक फार्मासिस्ट हो, और जब आप मेडिकल के ऊपर अब आप जो फील्ड है आपकी वो हेल्थ केयर सेक्टर से है, तो हेल्थ केयर सेक्टर से होने के बाद जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. अगर फैमिली में अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है, घर पे कोई रिपोर्ट्स आती है आपके, तो आपको उसको पढ़ते आना चाहिए, आपको उसको एनालाइज करते आना चाहिए. जैसे देखा है आपने, आपको वो फ्रस्ट्रेशन पता है कि जब डॉक्टर कोई टेस्ट करने के लिए देता है, फिर टेस्ट करने के बाद में आप टेस्ट करके उसको आते हो, फिर जो घर में टेंशन का माहौल होता है कि अब डॉक्टर के पास चेक करवाने लेके जाना है, अब पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगा वहाँ पर, रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं आया है. तो वो चीज़ें जो है, वो स्ट्रेस जो है, वो वहाँ पर आप अगर उस फाइल को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कि भाई इनको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, शुगर लेवल बढ़ी है, या फिर जो भी पैरामीटर्स आपने एस्टिमेट किया है. तो इसलिए आपको सारे पैरामीटर्स के टर्म्स, उनके सिग्निफिकेंस, उनकी नॉर्मल रेंज, तो ये सब आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए. तब जाकर आप एक साइंटिफिक वे में जो है वो साउंड करोगे, वरना अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको भी पता नहीं होगा. इसलिए ये जो सब्जेक्ट है तो ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यानी कि आपकी जो डेली लाइफ है, अभी आप देख रहे हो कि कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें फिर बार बार मैं आपको इसी चीज़ की एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हो तो आप डायरेक्टली टेस्ट नहीं करते, उसके लिए पहले आप जो क्यूरोसिटी होती है आपकी, आप कुछ डाइमर टेस्ट करते हो, कुछ और 2-3 टेस्ट करते हो, आपका इन्फ्लामेशन चेक करते हो, फिर उसके बाद में आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं, अब जो सारी रिपोर्ट्स है वो ये इंडिकेट कर रही है कि भाई मुझे कोविड हो सकता है. तब जाके आप कोविड की टेस्ट करते हो, और फिर कोविड की टेस्ट आने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल. तो इस तरीके से जो स्ट्रेस्ड होता है पेशेंट्स को, पेशेंट अब कौन है, वो एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमारा काम है कि पेशेंट को एजुकेट करना. अब अगर हम पेशेंट को एजुकेट कब करेंगे हम, तब जो नॉलेज है वो हमारे पास रहेगा, तभी जाकर हम उस पेशेंट को एजुकेट कर पाएंगे. तो हमारा ये सबसे पहले रोल है कि हमको इन सब चीज़ों के बारे में फुल्ली अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो भाई ये डिसीज़ में क्या होता है, किस तरह से होता है. तो ये जो चीज़ें हैं वो आज हम यहाँ पे देखेंगे. उसमें सबसे पहला जो आपका डेफिनेशन है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स का, तो वो ये है कि फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स कैन बी डिफाइंड एज द गैवेज यूज टू चेक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनल सिस्टम. अब भाई हमको इंटरनली बॉडी में हमारे क्या हो रहा है, क्या एबनॉर्मलिटी आ रही है, वो सब चीज़ों को हम कैसे पता करेंगे. तो वो सब चीज़ों को हम इंटरनली जो हमारे सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करके, उनको एनालाइज करके हम उसको इवेलुएट करेंगे कि किस चीज़ की जो है हमारी बॉडी में कमी है या ज़्यादा है वो चीज़. फिर उसकी बेसिस पे हम उसको ट्रीटमेंट लेंगे. हम क्या करते हैं, जब तक कि हमारी बॉडी नॉर्मल वर्क करती है हम कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में कुछ हमको एबनॉर्मल फंक्शन दिखते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. फिर डॉक्टर क्या करता है हमको कि उस जो भी हमको साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं उसके बेसिस पर फिर कुछ मेडिसिन देता है, और फिर भी अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर हमको कुछ टेस्ट करने के लिए बोलता है. क्यों? क्योंकि वो आपके कहे हुए साइंस एंड सिम्टम्स की बेसिस पर प्रिडिक्ट करता है कि आपको ये डिसीज़ हो सकती है. तो वो डिसीज़ सच में है या नहीं है, वो चीज़ कंफर्म करने के लिए वो आपका फिजियोलॉजिकल पैरामीटर एस्टिमेट करता है. तो इस तरह से जो सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो हेमाटोलॉजिकल, यानी कि ब्लड. अब आपका ब्लड सैंपल लिया हुआ है तो बस आप क्या करते हो, ब्लड सैंपल दे देते हो और रिपोर्ट का वेट करते हो. लेकिन किस चीज़ का सैंपल है, कौन सी टेस्ट है, उस टेस्ट में क्या डिटेक्ट होता है, वो क्यों डिटेक्ट कर रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस लिए कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर हम वही चीज़ देखेंगे. अगर आप
आरबीसी काउंट कर रहे हो, सबसे पहला रेड ब्लड सेल, तो टोटल आरबीसी काउंट रिपोर्ट्स द नंबर ऑफ आरबीसी फाउंड इन क्यूबिक पर माइक्रोमीटर of whole blood. The normal value of RBC in human blood is male 5 millions per cubic, female 5 to 4.5, infants 6 to 7 and fetus 8 millions. तो इस तरह से आरबीसी की जो क्वांटिटी है वो होती है ह्यूमंस में 5 मिलियंस, फीमेल में 4 से 4.5, इन्फांट्स में कितनी होती है 6 से 7, और जो फीटस यानी कि जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसके अंदर कितनी होती है 8 मिलियंस आरबीसीज। तो ये जो आरबीसीज है अभी क्यों होना, किसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई, अगर ये कम ज़्यादा होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर हम वो चीज़ देखेंगे कि भाई इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी काउंट इंडिकेट्स पॉलीसाइथेमिया। सो व्हाट डू मीन बाय पॉलीसाइथेमिया मीन्स abnormally increased concentration of hemoglobin in the blood. तो पॉलीसाइथीमिया मीन्स व्हाट कि abnormal जो हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में होता है इंक्रीज हुआ उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, जिसको ड्यू टू डिहाइड्रेशन, एक्सरसाइज, लैक ऑफ ऑक्सीजन एक्सेट्रा की वजह से ये हमको हो सकता है, या फिर स्नेक पॉइजनिंग की वजह से भी ये होता है। नेक्स्ट है पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमोक्रेटिक। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, इट गिव्स परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ पैक्ड आरबीसी इन द होल सैंपल आफ्टर सेंट्रीफ्यूजन। द नॉर्मल वैल्यू इज मेल 0.4 टू 0.54, फीमेल 0.37 टू 0.47। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है भाई कि आप सिंपली क्या करते हो, इसको चेक करने के लिए आप ये क्या है परसेंट है किस चीज़ का, पैक्ड आरबीसी का, कि भाई आरबीसी उस जैसे कि हमको फॉर एग्जांपल आपका ब्लड सैंपल लिया हुआ है उसने, देखा है आपने कभी वो एक पूरा इतना 5 ml का सिरिंज भर लेता है पूरा, तो जो 5 ml का सिरिंज उसने भरा है तो उसमें से हमारी बॉडी में कितना, उस सैंपल में से कितना आरबीसी है वो कैसे पता करेंगे हम, तो उस आरबीसी को हम क्या करते हैं, और उस ब्लड को लेने के बाद हम उसमें एंटीकोगुलेजेंट एजेंट ऐड करने के बाद में हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करना मतलब क्या कि एक एपरेटस होता है जिसमें हम वो सैंपल को पुट करते हैं और वो उसको हम फिर 5000 राउंड पर मिनट की स्पीड से उसको रोटेट करते हैं, और रोटेट करने की वजह से क्या होते हैं, जो हमारा बॉडी जो रेड कलर का जो ब्लड दिखता है वो 2 लेयर्स के अंदर सेपरेट होता है। एक लेयर होती है WBC की, जो कि ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर जो एकदम ट्रांसपेरेंट पेल येलो कलर का लिक्विड हमको देखने को मिलता है, और नीचे जो है वो सारे आरबीसी सेपरेट हो जाते हैं। तो कितना परसेंट उसमें वो जो आरबीसी वो जो रेड कलर का फॉर्मेशन हुआ सेडिमेंटेशन वो कितना हुआ है, वो चीज़ हम डिटरमाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं आरबीसी। तो मेल में 0.4 और फीमेल में 37 से 0.47 तक होती है। सिग्निफिकेंस ये क्यों चेक करते हैं हम, इंक्रीज इन पीसीवी इंडिकेट्स पॉलीसाइथीमिया और डिहाइड्रेशन। अगर ये इंक्रीज होता है तो पॉलीसाइथीमिया मतलब क्या कि इंक्रीज इन हेमोग्लोबिन, या फिर डिहाइड्रेशन हमको वहाँ पर हो सकता है, और अगर वो डिक्रीज हुआ तो इंडिकेट्स एनीमिया। अगर वो डिक्रीज होता है तो हम बोलेंगे कि पेशेंट को एक तो डिहाइड्रेशन है या फिर उसको एनीमिया है। एनीमिया मतलब क्या, जिस ऐसी कंडीशन जब आपकी नॉर्मल ब्लड वैल्यू वहाँ पर कम हो जाती है और बॉडी सफिशिएंट ब्लड नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। सेकंड है मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। सो मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम मीन्स व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ HCT टू RBC काउंट। अब HCT क्या है कि HCT मीन्स HCT मीन्स हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट मतलब क्या कि कितना परसेंट रेड आरबीसी वहाँ पर, तो ये इट इज़ द रेशियो ऑफ HCT टू RBC काउंट। ये रेशियो है आरबीसी काउंट का। तो इसके लिए फॉर्मूला है MCV इज इक्वल टू HCT परसेंट इज डिवाइडेड इज मल्टीप्लाई बाय 10 एंड इट इज डिवाइडेड बाय RCB काउंट कितना है, उसकी बेसिस पर फिर हम ये वैल्यू को निकालते हैं। फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन इंक्रीज इन MCV इंडिकेट्स मैक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डिफिशियंसीज। तो फॉलिक एसिड डिफिशियंसीज की वजह से हमको क्या होती है वहाँ पर मैक्रोटिक एनीमिया, एनीमिया का टाइप है जो हमको वहाँ पर हो सकता है। डिक्रीज MCV रिफ्लेक्ट माइक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। उसके बाद में हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन सुना है आपने कितना पॉइंट खून है, डॉक्टर ने बोला है आपके बॉडी में सिर्फ 6 पॉइंट खून है, 8 पॉइंट खून है, ऐसे टर्म सुने आपने कभी? तो कितना होना चाहिए मेल के अंदर 14 to 16
ग्राम परसेंट होना चाहिए, फीमेल के अंदर 12 to 15 होना चाहिए, इन्फांट्स के अंदर 16 to 18 होना चाहिए। तो क्या है भाई ये हेमोग्लोबिन, द टेस्ट काउंट द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है हमारी ब्लड की, वो हमको वहाँ पर पता चलता है। इट डिक्रीज काउंट ऑफ HB कॉसेस एनीमिया, अगर वो जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती है तो हम क्या बोलेंगे कि उस पर्सन को एनीमिया है। तो नॉर्मल काउंट क्या है मेल का 14 to 16, फीमेल का है 12 to 15, इन्फांट्स का है 16 to 18। सिग्निफिकेंस क्या है, एन इंक्रीज HB इंडिकेट्स पॉलीसाइथीमिया एंड डिहाइड्रेशन। अगर वो इंक्रीज रहा तो हम बोलेंगे कि HB जो है वो इंक्रीज हुआ एबनॉर्मली, और अगर वो डिक्रीज रहा तो हम बोलेंगे कि वो एनीमिया, ये ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया मतलब कि एक तरह का कैंसर होता है जो कि ऐसा होता है कि हमारा जो ब्लड है, ल्यूकेमिया मीन्स व्हाट कि ल्यूकेमिया के अंदर एक तरह का कैंसर होता है जो अगर होने के बाद कहाँ पर कैंसर पैदा करता है, वो जो हमारे ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू है उसको कैंसर वहाँ पर होता है। तो उस तरह के जो ब्लड का जो कैंसर होता है उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो जो ल्यूकेमिया होता है आपको वो हो सकता है, या फिर एनीमिया यानी कि डिफिशियंसी की ब्लड आपका उतना नहीं है। उसके बाद में कलर इंडेक्स, ये क्या, इट इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ सिंगल आरबीसी, मतलब हेमोग्लोबिन जो है वो सिंगल आरबीसी में कितना है वो हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। सो कलर इंडेक्स के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, HB का जो परसेंट है वो हम डिवाइड करते हैं आरबीसी के परसेंट से, और उसकी नॉर्मल जो इंडेक्स है वो है 0.85 to 15। इफ़ कलर इंडेक्स इज लेस देन 0.85 इट इज डिस्क्राइब हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अगर वो कम रहा 0.85 से तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है, यानी कि सिंपली एनीमिया हो सकता है। इफ़ कलर इंडिकेट्स मोर देन 1.15 इट इंडिकेट्स हाइपरक्रोमिक एनीमिया। उसके बाद में नेक्स्ट है हाइपरक्रोमिक एनीमिया मीन्स और क्या, एनीमिया इन विच आरबीसी आर लेस। तो हाइपोक्रोमिक मतलब जिसमें जो आरबीसी है वो कम होते हैं, और हाइपर मतलब आरबीसी ज़्यादा होते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है ESR क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन हैव, और एरिथ्रोसाइट क्या है, ये आरबीसी है। तो एरिथ्रोसाइट हैव अ टेंडेंसी टू सेटल डाउन बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी देन प्लाज्मा एंड रोलेक्स फॉर्मेशन। अभी देखो मैंने जब आपको बताया था कि जब आप सेंट्रीफ्यूज में रखते हो तो जो रेड ब्लड सेल है वो नीचे की तरफ आ जाता है और जो वाइट ब्लड सेल्स है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है उनकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाइट ब्लड सेल ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल है वो नीचे की तरफ सेडिमेंटेशन उनका वहाँ पर होता है। सो if a blood with anticoagulant is placed in a long vertical tube, the sedimentation of erythrocyte occurs, leaving a small clear plasma at the top, and it is measured as mm per hour. It is generally measured by 2 methods with normal value. तो अगर आपको जो सिंपली उन्होंने बताया कि एक आपको ट्यूब लेनी है, उसमें आपको ब्लड ऐड करना है, उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, एंटीकोगुलेंट डालकर। एंटीकोगुलेंट क्यों डालना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ब्लड को थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रखा तो वो क्या होता है, वहाँ पे कोगुलेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम उसके अंदर एंटीकोगुलेटेंट एजेंट ऐड करते हैं तो वो वहाँ पर क्लॉट नहीं होता, और जो ब्लड है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। फिर इसलिए हम एंटीकोगुलेंट एजेंट वहाँ पर ऐड करते हैं। और उसके बाद में जो 2 लेयर हमको वहाँ पर देखने को मिलती है, उसमें से जो एक लेयर होती है वो आरबीसी की होती है, जो कि नीचे होती है। क्यों नीचे होती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू WBC, जिसकी वजह से वो ट्यूब में जब उसका सेपरेशन होता है तो जो आरबीसी होता है वो नीचे होता है और जो WBC होता है वो ऊपर होता है। इसी तरह से उसकी मेथड्स कौन कौन सी है, फिर आप उसको विंट्रोब और वेस्टरग्रीन मेथड से इवेलुएट कर सकते हो। उसके बाद में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डिस्पाइट द डायग्नोस्टिक टूल ESR इज प्रेफर्ड फॉर इट्स प्रोग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ डिसीज, मतलब कि उस डिसीज रिलेटेड वो कितना परसेंट वहाँ पर वो ESR प्रेजेंट है, वो डिसीज रिलेटेड वो हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। ESR shows increase in condition like tuberculosis, leukemia, pneumonia, rheumatoid arthritis, malignant tumor, myocardial infarction। तो इतनी डिसीज़ के अंदर जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। कौन कौन सी कंडीशन में, ट्यूबरकुलोसिस, ल्यूकेमिया, निमोनिया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसी तरह से ESR शोज डिक्रीज इन पॉलीसाइथीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अगर वहाँ पर वो डिक्रीज लेवल शो करता है तो सिकल सेल एनीमिया आपको वहाँ पर हो सकता है। उसका एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ यूजफुल टू फॉलो द क्लिनिकल कोर्स ऑफ द डिसीज़। अभी हमको पता चल गया है कि ये जो सारी डिसीज़ है इसमें जो ये लेवल बढ़ जाती है तो हम फिर आइडेंटिफाई करने में हमको इजी होता है कि कौन सी डिसीज़ उस पर्सन को हुई है। टू डिस्टिंग्विश द डिसीज़ विच हैव ऑलमोस्ट द सेम साइन एंड सिम्टम्स। अब हमको
इसकी बेसिस पे हम साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि कौन सी डिसीज हमको हो सकती है। एग्जाम्पल एंजाइनो पेक्टोरिस शो नो चेंज इन ईएसआर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इंडिकेट्स इंक्रीज इन ईएसआर। अब देखो जो एंजाइना पेक्टोरिस है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, डॉक्टर को दोनों में कन्फ्यूजन है कि इसको एक्चुअली एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि अगर आप ईएसआर लेवल चेक करते हो और वहाँ पे पेशेंट को पता चलता है कि उसको वहाँ पर ईएसआर लेवल जो है वो अगर चेंज नहीं होती है चेक करने के बाद में, तो इसका मतलब क्या है कि उसको एंजाइना पेक्टोरिस नहीं है। इफ़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंडिकेट्स इंक्रीज, अगर वहाँ पर इंक्रीज ईएसआर देखने को मिलता है हमको तो हम बोलेंगे इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। लेकिन अगर हमको इंक्रीज देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे किसी तरह के चेंजेस देखने को नहीं मिलते, तो हम बोलेंगे कि इसको एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। नेक्स्ट है WBC। अब वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं वो क्या है? द WBC और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स स्टेट द नंबर ऑफ WBC इन पर क्यूबिक माइक्रोमीटर ऑफ होल ब्लड। तो WBC जो है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, तो वो एडल्ट में उसकी नॉर्मल रेंज कितनी है? 400 से 4000 से 10,000। चिल्ड्रन में कितनी है? 6000 से 11,000। इन्फांट्स में कितनी है? 8,000 से 13,000। न्यू बॉर्न में कितनी है? 10,000 से 20,000। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? An increase in the WBC count causes leukocytosis due to infection। अगर WBC इंक्रीज होते हैं तो वहाँ पर हमको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है। इफ़ अ डिक्रीज इन ल्यूकोसाइट काउंट लीड्स टू ल्यूकोपेनिया ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, अगर टॉक्सिक इफेक्ट के ड्रग्स या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन से क्या होता है, जो WBC होते हैं हमारे वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। WBC डिक्रीज़ क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी पे जो है वो वायरस अटैक करते हैं, और जो WBC है वो हमारे जो बीटा सेल्स है वो बनाने के अंदर मदद करते हैं। तो अगर WBC कम होते हैं तो वायरल इन्फेक्शन से यूजुअली क्या होता है, यानी कि बीच कोविड की सिचुएशन में आप सुन रहे हो कि कोविड की वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर WBC की लेवल कम हो जाती है। तो DLC काउंट, अब DLC काउंट क्या है? द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्फोलॉजी ग्रैनुलोसाइट्स, यानी कि ये जो पार्ट्स है जितने भी ब्लड के हैं, न्यूट्रोफिला, यूजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये ब्लड के पार्ट्स हैं। एंड एग्रीन्यूल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये जो ब्लड के पार्ट है ये हमको उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। उसके बाद में द नॉर्मल रेंजेस ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज गिवन बिलो। सो जो ल्यूकोसाइट्स है उसकी डिफरेंस लेवल कितनी होती है? अब न्यूट्रोफिल्स कितने होता है? परसेंट काउंट 60 to 70। उसके बाद एओसिनोफिल्स की दी हुई है, बेसोफिल्स की दी हुई है, मोनोसाइट्स की दी हुई है और लिम्फोसाइट्स की दी हुई है। अगर आप जब भी रिपोर्ट्स के अंदर ये सब चीज़ों को देखते हो तो ये चीज़ें जो है वो माइनर वैल्यू ही बढ़ी हुई होती है। वो थोड़ा सा भी अगर बढ़ती है तो वहाँ पर उसको वो बोल्ड के अंदर लिख देते। आपने कभी रिपोर्ट देखी होगी तो इन सब चीज़ों को फिर से देखना आप। न्यूट्रोफिला, सो न्यूट्रोफिला मीन्स व्हाट? सिग्निफिकेंस क्या है इसके, हम क्यों करते हैं? दिस रिस्पॉन्स में अकॉर इन वायरल इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिला मतलब ये जो न्यूट्रोफिला है यानी कि इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट। अगर न्यूट्रोफिल का जो काउंट है, जो नॉर्मल वैल्यू है 60 to 70, वो इंक्रीज होती है तो वहाँ पर हम क्या, कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होती है? वो चिकन पॉक्स के अंदर और हर्ब्स जोस्टर या स्मॉल पॉक्स, इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं या वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रोफिला की काउंट वो जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद में इन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया, वूपिंग कफ, सेप्टिसेमिया, यानी कि जो सेप्सिस कंडीशन होती है, यानी कि पूरी बॉडी में जब इन्फ्लामेशन फैल जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर न्यूट्रोफिला हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। उसके बाद में इन इन्फ्लामेटरी डिसीजेस लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, एक्यूट रूमेटिक फीवर, तो इस तरह की डिसीज़ में क्या होता है, ये जो काउंट है इस चीज़ का वो बढ़ जाता है। उसके बाद न्यूट्रोपेनिया यानी कि डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स। अभी न्यूट्रोफिल्स की बात चल रही है सिर्फ, अगर वो इंक्रीज होता है तो इस तरह की डिसीज़ में वो होता है इंक्रीज, और अगर वो डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रोपेनिया। सो न्यूट्रोपेनिया क्या है, किस चीज़ में होता है न्यूट्रोपेनिया? इन्फेक्शंस लाइक टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, काला आजार, माइलरी ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर हमको टाइफाइड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, काला आजार का बुखार आता है या फिर ट्यूबरकुलोसिस होता है। काला आजार जो है वो एक तरह के पैरासाइट से हमको इन्फेक्शन होता है जिसको हम काला आजार कहते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB, और इस तरह की कंडीशन आपको होती है तो उस सिचुएशन में आपका जो न्यूट्रोफिल लेवल है वो कम हो जाता है।
इन गैंग्रेनियस अल्सर ऑफ माउथ एंड थ्रोट, जो माउथ और थ्रोट का अल्सर होता है उसमें भी हमको न्यूट्रोपेनिया की जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है। दूसरा है बैसोफिला। अब आप बैसोफिला की बात कर रहे हैं अपन, जिसके अंदर अगर इंक्रीज बैसोफिल रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैसोफिला। और ये किस वजह से होता है, इन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन लाइक मम्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस। तो इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं इसमें जो है बैसोफिला वो बढ़ जाता है। क्रोनिक इन्फेक्शन इंक्रीजेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, साइफिलिस, पार्टाइसिस। साइफिलिस मतलब क्या कि एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, और पार्टिसिस मतलब सेक्सुअली कांटेक्ट की एक इन्फेक्शन है, जिस सेक्सुअल कांटेक्ट करने की वजह से जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसको हम पार्टिसिस बोलते हैं। और जो साइफिलिस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। ये कब होता है हमको, अगर इस तरह के इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलोसिस हमको होता है तो हम हमारा जो लेवल है बैसोफिल्स की वो हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। इन होमोप्योटिक डिसऑर्डर्स लाइक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जैसी कंडीशन हमने जैसे डिस्कस किया ऑलरेडी, उसके अंदर ये जो है लेवल बढ़ जाती है। कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट ऑल्सो शो इंक्रीज इन काउंट ऑफ बैसोफिल्स। अगर ब्रेस्ट का कैंसर किसी को होता है तो उस कंडीशन में भी बैसोफिल जो है वो बढ़ जाते हैं। और यूजिनोफिल जो है वो इंक्रीज अगर होते हैं तो किस चीज़ में होते हैं, एलर्जिक डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, हाई फीवर, एजीमिया, फूड एलर्जी शो इंक्रीज इन काउंट। यूजिनोफिल्स जो है वो अस्थमा, हाई फीवर इस तरह की कंडीशन में बढ़ जाते हैं। क्रोनिक स्किन डिसीजेज लाइक जॉन्डिस, लेप्रोसी में इंक्रीज काउंट ऑफ यूजिनोफिल्स। यानी कि अगर हमको डिसीजेज होती है पीलिया या फिर लेप्रोसी इस तरह की, तो उसमें हमारे जो यूजिनोफिल्स है वो बढ़ जाते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज बाय रिंग वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स ऑल्सो इंक्रीजेज द काउंट। अगर हमारे जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं यानी कि पेट में जो वॉर्म्स होते हैं हमारे कीड़े जिसको हम बोलते हैं, अगर वो हमारे बढ़ जाते हैं, उसका इन्फेक्शन हो जाता है हमको, तो हमारा जो यूजिनोफिल लेवल है वो भी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ हेमोपोटिक डिसऑर्डर सच एज एनीमिया, हॉटकिंग डिसीज एंड ल्यूकेमिया। हॉटकिंग डिसीज मतलब क्या कि अ पार्ट ऑफ कैंसर टू इम्यून सिस्टम, मतलब अगर हमारे इम्यून सिस्टम को कैंसर होता है उसके सेल्स को, तो उसको हॉटकिंग डिसीज बोलते हैं। और इस कंडीशन में जो है हमारे यूजिनोफिल जो है वो बढ़ जाते हैं। और यूजिनोपेनिया मीन्स डिक्रीज इन नंबर। अगर यूजिनोफिल्स की लेवल जो है वो डिक्रीज होती है तो हम उसको बोलेंगे यूजिनोपेनिया, जिसके अंदर क्या होता है, इन सम एक्यूट इन्फेक्शन, स्ट्रेस सिचुएशन। ये कब होता है, ऐसे डिक्रीज कब होते हैं कि किसी तरह का इन्फेक्शन है हमको या फिर स्ट्रेस ले रहे हो आप, तो ये आपको डिक्रीज इनके नंबर ऑफ काउंट डिक्रीज हो सकते हैं। इन कुशिंग डिसीज, ये कुशिंग सिंड्रोम्स करके है आपको। हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि किडनी के ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, अगर वो हाइपर फंक्शन करता है, इनफ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो हमको यूजिनोफिल जो है वो डिक्रीज हो सकते हैं। अब मोनोसाइट्स क्या है, इंक्रीज इन द काउंट ऑफ मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स है हमारे, अगर वो उसके काउंट में इंक्रीज होता है तो क्यों होता है वो, इट में अक्यूर इन ट्यूबरकुलोसिस, सब एक्यूट एंडोकार्डिटिस, साइटिक ल्यूकेमिया, टाइफॉइड फीवर, काला अजहर, हॉटकिंग डिसीज एक्सेट्रा। अगर इस तरह की डिसीज आपको होती है तो आपकी मोनोसाइट्स की जो लेवल है वो इंक्रीज हो सकती है। उसी तरह से जो लिम्फोसाइट्स है, अगर लिम्फोसाइटोसिस यानी कि उसकी लेवल कब इंक्रीज होती है, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, मम्स, चिकन पॉक्स एंड वायरल हेपेटाइटिस शोज इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। मतलब क्या कि जो लिम्फोसाइट्स जो है अगर वो इंक्रीज हो सकते हैं, तो अगर आप तो ऐसा इसका मतलब ये कि आपको वहाँ पर कोई तो भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है। और लिम्फोपेनिया मतलब क्या कि जो अगर वो जो लेवल है लिम्फोसाइट्स की वो डिक्रीज होती है तो किस कंडीशन में होती है, एड्स जैसी सिचुएशन में, इम्यूनोडिफिशियंसी स्टेट के अंदर, रीनल फेल्यूर्स के अंदर और हॉटकिंग डिसीज के अंदर ये जो लेवल है ये डिक्रीज होती है। और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि जो प्लेटलेट्स है हमारे, वो थ्रोम्बोसाइट्स आर द फ्रैक्शनल फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड दैट आर इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। मतलब जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी का, हमारे ब्लड का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि ब्लड को क्लॉट करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। उसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट होता है। द नॉर्मल रेंज ऑफ थ्रोम्बोसाइट इज 1,50,000 to 3 लाख पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से उसका नॉर्मल रेंज है थ्रोम्बोसाइट्स का। लेकिन अगर आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, यानी कि अगर इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स है वो डिक्रीज होते हैं आपके, इफ़ द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स में रिजल्ट फ्रॉम द बोन मैरो डिसफंक्शनिंग। बोन मैरो का डिसफंक्शन होता है वहाँ पर, इसके लिए क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आपको हो सकता हो। थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी कि अगर वो इसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है तो इट में भी रिजल्ट फ्रॉम इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स एंड मेलिग्नेंसी। यानी कि कैंसर की वजह से भी ये इंक्रीज हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर्स की वजह से भी इंक्रीज हो सकता है, और इन्फ्लामेशन यानी कि सेप्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरी बॉडी में सेप्सिस के अंदर पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। अगर इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी कि प्लेटलेट काउंट भी हमारा बढ़ जाता है।
उसी तरह से ब्लीडिंग टाइम। तो अब देखो ये जो मेन फैक्टर आ रहा है कि ब्लीडिंग टाइम मतलब क्या, कि अगर आपको आपकी स्किन है और आपने वहाँ पर उसको पंक्चर किया तो जो ब्लड वहाँ से निकलेगा वो कितना टाइम लगाता है क्लॉट होने के लिए, वो हम यहाँ पर मेज़र करते हैं। यानी कि क्या, ब्लीडिंग टाइम इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हेमोस्टैटिक efficiency of blood. It is determined as the time required to cease the hemorrhage from the puncture wound. यानी कि कुछ लगी हुई चीज़ से ब्लड जो है वो कितना टाइम लेता है वहाँ पर रुकने के लिए, तो इसको हम टाइम को नोट करते हैं। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लीडिंग इज़ 1 to 3 मिनट्स, मतलब 1 से 3 मिनट के बीच में जो ब्लीडिंग हमारी जो हो रही थी वो वहाँ पे स्टॉप होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो इसका मतलब हमारा जो प्लेटलेट्स काउंट है या फिर जो थ्रोम्बोसाइट्स है हमारी बॉडी में, उसका लेवल जो है वो एबनॉर्मल है, वो कम है, ऐसे हम वहाँ पर बोलेंगे। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ रिलेटेड विद प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स। अगर वो ठीक से 1 से 3 के टाइम पे अगर वो इससे जल्दी हो जाता है, वहाँ पर रुक जाता है, या फिर वो फ्लो कंटिन्यू चलते रहता है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर प्लेटलेट की कुछ डिसऑर्डर्स है। और लॉन्ग कोर्स ऑफ एंटीकोगुलेंट और एस्पिरिन, मतलब क्या कि ज़्यादा अगर हम एस्पिरिन, जैसे कि जो हार्ट का पेशेंट होता है, डॉक्टर उसको ज़्यादा एस्पिरिन लिख कर देता है, वो रोज़ एस्पिरिन को खाते हैं जिसकी वजह से उनका ब्लड जो है वो पतला होता है और कुछ लगने की वजह से उनका ब्लड फिर बहता ही रहता है, वो जल्दी रुकता नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में क्लॉटिंग टाइम क्या है? क्लॉटिंग टाइम इज़ अ विट्रो टेस्टिंग ऑफ द हेमोस्टैटिक एफिशिएंसी ऑफ ब्लड। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लॉट द ब्लड आउटसाइड द बॉडी। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्लॉटिंग टाइम रेंजेस फ्रॉम 4 to 10 मिनट्स। मतलब क्या कि जो ब्लड है वो निकलने के बाद कितना टाइम लगाता है क्लॉट होने के लिए, उसको हम बोलेंगे क्लॉटिंग टाइम। नॉर्मली वो कितना है? 4 to 10 मिनट उसका नॉर्मल टाइम होता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस उसका। इंक्रीज इन क्लॉटिंग टाइम इंडिकेट्स हेमोफीलिया। अगर जो आपको क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज होता है तो वहाँ पे हेमोफीलिया यानी कि डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8 और प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट, यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं उनके अंदर फैक्टर्स होते हैं अलग अलग। तो अगर आपका जो टाइम जो है क्लॉटिंग का वो इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर डिफिशियंसी, जो फैक्टर नंबर 18 है वो वहाँ पर उसकी डिफिशियंसी है। और द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट्स, मतलब जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट सर्कुलेट हो रहे हैं, ये उनके मैकेनिज्म की वजह से भी जो है ब्लड वो वहाँ पर क्लॉट नहीं होता। तो इस तरह से आज हमने देखा कि यानी कि ब्लड रिलेटेड कितने जो पैरामीटर्स है वो होते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द बायोकेमिकल पैरामीटर्स। थैंक यू।